अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है मस्कन का दूसरा हिस्सा। आधे घंटे के अंदर आबिर का बुखार नॉर्मल हो गया। डॉक्टर हैरान रह गए। बस अल्लाह यूं ही हैरान करता है। अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल कर ली। दुआ की कबूलियत की तस्दीक तो वो फ़कीर भी कर गया। अली निसार ने सारी बात तफसील से और इस अंदाज में बताई कि फिर कोई सवाल करने की गुंजाइश न रही। रात के खाने पर जब अली निसार, नाजनीन और आबिर सर झुकाए खाने में मसरूफ थे तो अली निसार ने अपना सर उठाया, एक नज़र आबिर पर डाली। आबिर ने नज़र उठाई और बाप को देखा और दोबारा खाने में मसरूफ हो गया। आबिर, मेरी बात गौर से सुनो। अली निसार अचानक बोले। जी अब्बू, उसने नज़रें नीचे किए हुए कहा। तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को अब सोने में ना गुजार देना। जी अच्छा अब्बू, आबिर ने इंतहाई फर्माबरदारी से कहा, जैसे सुबह उठते ही नौकरी ढूंढने निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आबिर की सेहत पर कोई असर ना पड़ा। सब कुछ जूं का तू रहा। वही कंप्यूटर, वही मोबाइल, वही दोपहर तक सोना और फिर दोस्तों में निकल जाना। उसे इस बात की कोई फिक्र ना थी कि बकौल अब्बू दूसरी जिंदगी मिली है या तीसरी। उसे बस अपना तर्ज जिंदगी पसंद था। सायमा ने वक्फे वक्फे से आबिर का मोबाइल चेक किया था। उसने उस लड़की को फिर कॉल नहीं की थी। उसने बहन से वादा निभा दिया था। फिर एक नया गुल खिला। आबिर के एक दोस्त वकार हसन की बड़ी बहन की शादी थी। शादी लान में आबिर वकार के साथ ही था। खाने की निगरानी उन दोनों की जिम्मेदारी थी। वो लान में इधर से उधर घूमते फिर रहे थे। आबिर नेवी ब्लू सूट में इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। वो अच्छे कदकाठ, सुर्ख सफ़ेद रंगत और हल्की सब्ज आंखों वाला बिलाशुबा खूबरू लड़का था। उसकी मुस्कुराहट में बहुत जान थी। वो हुजूम में अलग ही नजर आता था। एक फैमिली आबिर को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नजरें जमाए हुए थी। जहां ये फैमिली बैठी थी वहां से आबिर साफ आता जाता नजर आ रहा था। आबिर को ताड़ने वाली ये फैमिली 9 अफराद पर मुश्तमिल थी और उस मेज पर उनके अलावा कोई और न था, जबकि एक कुर्सी खाली पड़ी थी। सियाह रंग के चेचक ज़दा शख्स ने अपनी गोरी चिट्टी फरबा बदन बीवी से मुखातिब होकर कहा, चांदनी, क्या मैं जो देख रहा हूं तुम भी वही देख रही हो? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। चांदनी ने तिरछी नजरों से अपने शौहर डॉक्टर नौशाद को देखा। अम्मा अब्बा की गुफ्तगू सुनकर दाएं बाएं बैठी लड़कियों में हलचल सी हुई। वो 7 लड़कियां थीं। उन 7 लड़कियों में दरमियान में बैठी लड़की हुस्न की देवी थी, जबकि इर्द गिर्द बैठी बहनें उस देवी की पुजारन लग रही थी। उन 7 में जो सबसे बड़ी थी उसने अपने बराबर बैठी छोटी बहन के कान में सुर फूंका और वो बात जो उनके अम्मा अब्बा में शुरू हुई थी उन लड़कियों के दरमियान मुकम्मल हो चुकी थी। अब्बू, क्या मैं उठूं? बड़ी बेटी शाइस्ता ने पूछा। हाँ जाओ, साथ मलका को ले जाओ, डॉक्टर नौशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट इंतहाई मकरूह थी। उसका तो पूरा वजूद ही मकरूह था। पता नहीं वो कैसे डॉक्टर बन गया था। मुझे तो ये वकार का कोई दोस्त दिखाई देता है। फिर भी पूछ लेना, और देखो बहुत ज्यादा ओवर मत होना, तहजीब तमीज के दायरे में रहना, चांदनी ने हिदायत की। उस वक्त शादीलान मेहमानों से भर चुका था। निकाह हुए आधा घंटा गुजर गया था। खाना खोलने की तैयारी चल रही थी। आबिर दुल्हा वालों की खुसूसी मेज का जायजा लेकर पलट रहा था कि किसी ने आवाज दी। सुनिए। आवाज निस्वानी और मुतरन्नुम थी। आबिर जानता था कि यहाँ उसे कोई सरे राह आवाज देने वाला नहीं है। फिर भी एहतियातन उसने पीछे मुड़कर देख लिया। 2 लड़कियां तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आबिर ने एक नज़र दोनों पर डाली। एक लड़की कम उम्र और दिलरुबा थी, जबकि दूसरी उससे 5-6 साल बड़ी थी, लेकिन बुरी ना थी। अलबत्ता वो दोनों लड़कियां उसके लिए अजनबी थी। आबिर को यकीन था कि वो किसी गलत फहमी का शिकार होकर उससे मुखातिब हुई हैं। आबिर को यह पता नहीं था कि वो किसी गलत फहमी का शिकार नहीं हुई, बल्कि शिकार करने निकली हैं। सुनिए, आप बाराती हैं या घराती? शाइस्ता ने करीब आकर पूछा। मैं समझा नहीं। आबिर बोला, हमारा मतलब है कि आप दुल्हा की तरफ से हैं या लड़की वालों की तरफ से? मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। मेरे दोस्त वकार की बहन की शादी है। आबिर ने शाइस्ता के साथ खड़ी लड़की पर नजरें जमाकर कहा। फरमाइए, क्या मसला है? मलका ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसे एक खास अंदाज से देखा और हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें फेर ली। देखें, यहाँ आसपास कोई डॉक्टर मिल जाएगा? शाइस्ता पुरतशवीश लहजे में बोली। खैरियत? आबिर ने परेशान होकर कहा। हमारे वालिद की अचानक तबीयत खराब हो गई है।
शाइस्ता के लहजे में घबराहट दर आई। वो दिल के मरीज हैं। कहाँ हैं आपके वालिद? आबिर ने पूछा। वो सामने, उधर। शाइस्ता ने चेहरे पर घबराहट लेकिन अंदर मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया और वो दोनों तेजी से आगे बढ़ी। डॉक्टर नौशाद अपनी बेटियों को देखते ही उठकर खड़ा हो गया और तेजी से बोला, तुम लोग कहाँ चली गई थी बगैर बताए? अब्बू, आपने दिल पर हाथ रखा तो हमें तशवीश हो गई कि कहीं आपको दिल की तकलीफ न शुरू हो गई हो। हम इनको लेकर आए हैं ताकि आपको अस्पताल ले जाया जा सके। अब्बू, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए किस कदर कीमती हैं। शाइस्ता ने फौरन अपनी आंखों में आंसू भर लिए। अरे मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर नौशाद ने शाइस्ता को अपने नज़दीक कर लिया। तुमने ख्वामखा इनको परेशान किया। बस वो एक हल्का सा दर्द उठा था, जबान के नीचे गोली रख ली, बस ठीक हो गया। अब अपनी बातों में ही लगे रहोगे या इस शरीफ लड़के का भी शुक्रिया अदा करोगे कि ये हमारी मदद को दौड़े आए हैं? बेटा, आपका नाम क्या है? इस बार चांदनी ने कमान अपने हाथ में ले ली थी। जी, मेरा नाम आबिर है। आबिर ने मलका की तरफ देखते हुए कहा। उससे नजरें हटाना आसान ना था। बड़ा प्यारा नाम है। चांदनी ने तारीफ करने में जरा भी देर न लगाई और फिर डॉक्टर नौशाद की तरफ देखा। डॉक्टर नौशाद पहले ही एक्शन में आ चुका था। उसने आगे बढ़कर आमिर से पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया और कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार भरे अंदाज में बोला, बेटा माफ करना, इन बेवकूफ़ लड़कियों ने आपको परेशान कर दिया। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बस 2 मिनट हमारे पास बैठें। आबिर ने खाली कुर्सी की तरफ देखा। उस कुर्सी के बराबर मलका बैठी हुई थी। उसने फौरन आकर कुर्सी संभाल ली। कुर्बत का इससे बेहतर मौका मिलना फिलहाल मुमकिन न था। अरे इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। मैं कौन सा कोहकाफ से आया हूँ? आबिर ने हंसते हुए कहा। कोहकाफ से आप बेशक न आए हों, लेकिन लगते तो परिजाद हैं। शाइस्ता से छोटी बहन फाखरा ने फुलझड़ी छोड़ी, जिस पर सबने कहकहा लगाकर खुशी का इजहार किया। मेरा नाम डॉक्टर नौशाद है। डॉक्टर नौशाद ने अपना तारुफ कराया। इस तारुफ पर आबिर हैरान रह गया। ये अगर खुद डॉक्टर है तो फिर लड़कियां क्यों डॉक्टर की तलाश में निकली थी? इस मसले पर उसने ज्यादा गौर करने की कोशिश न की। वो उस वक्त बहुत खुश था कि एक परी के बराबर बैठा था और उसके घर के लोग उसकी पजीराई में लगे थे। लड़कियों, चलो भाई को अपने अपने नाम बताओ, चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। लड़कियों ने मुस्कुरा कर अपने नाम बताना शुरू किए। जब 7 लड़कियों ने अपने नाम बता दिए तो चांदनी बोली, मैं चांदनी हूँ, इन लड़कियों की माँ। आबिर को चांदनी से दिलचस्पी थी, ना शाइस्ता, फाखरा, माजिदा से। उसे सिर्फ अपने बराबर बैठी लड़की से दिलचस्पी थी। यही वजह थी कि उसने किसी का नाम गौर से सुना ही ना था। अगर सुना था तो सिर्फ मलका का नाम। वो वाकई किसी मलका से कम ना थी। फिर आबिर को कुछ याद न रहा। वो ये भी भूल गया कि अपने दोस्त वकार की बहन की शादी में आया था। उसे खाने की निगरानी करनी थी। बस याद रहा तो इतना कि उसके पहलू में एक हसीन तरीन लड़की बरा जमान है और हर तरफ से आबिर भाई और बेटा आबिर की आवाज़ें आ रही हैं। मलका सबसे कम बोल रही थी। शुक्र है कि उसने आबिर भाई कहकर मुखातिब न किया था। बस वो हंसती मुस्कुराती रही। शाइस्ता सबसे ज़्यादा बोल रही थी। उसने बातों बातों में आबिर का नंबर ले लिया था। नंबर पंच करके आबिर के मोबाइल पर मिस्ड कॉल दी थी कि शाइस्ता का नंबर उसके मोबाइल पर आ जाए और वो उसका नंबर सेव कर ले। बल्कि उस मिस कॉल का असल मकसद आबिर के दिए हुए नंबर की तस्दीक करना था। अचानक खाने से ढक्कन उठाए जाने की खटाखट आवाज़ें आईं तो आबिर को होश आया कि वो कहाँ आया था और कहाँ बैठा था। वकार उसे ढूंढ रहा होगा। वो हड़बड़ा कर उठा। बेटा, कहाँ चले तुम हमें पसंद आए हो, हमारे साथ खाना खाओ, चांदनी ने बहुत मोहब्बत से कहा। हाँ और क्या, शाइस्ता ने तायद की। अम्मी ठीक कह रही हैं। मलका ने कुछ इस अंदाज में सरगोशी की कि उसे लगा जैसे ये अल्फाज उसके पाँव की बेड़ियां बन गए हों। डॉक्टर नौशाद और कई लड़कियां खाना लेने जा चुकी थी। जी अच्छा, उसने चांदनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन इतनी आहिस्ता कि सिर्फ मलका ही सुन सकी। उसके बाद उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं खाना लेकर आता हूँ। आबिर के अचानक गायब हो जाने पर वकार परेशान जरूर हुआ था, लेकिन वो जल्द ही उसे एक फैमिली के पास बैठा नजर आ गया था। अपनी मसरूफियत की वजह से वो उस मेज तक नहीं गया था। उसने गुमान किया था कि शायद आबिर को उसकी जान पहचान की कोई फैमिली मिल गई है। बच्चा ऐश कर रहा है तो करने दो। खाने से फारिग होने के बाद जब सब उठने लगे तो मलका ने धीरे से कहा, क्या आप हमारे घर आना पसंद करेंगे? ये तो बिल्ली के बाघों छींका टूटने वाली बात थी। वो परेशान था कि आइंदा मलका से कहाँ और किस तरह मिल सकेगा।
اس کی اس دعوت پر وہ باغ باغ ہو اٹھا۔ ڈاکٹر نوشاد کی فیملی خاصی بے تکلف واقع ہوئی تھی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں وہ لوگ اس طرح قریب آ گئے تھے کہ اسے لگتا تھا جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتا ہو۔ ملکہ کی بات سن کر اسے بے حد اچھا لگا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ دعوت کوئی بڑھا دے۔ ہمیں کوئی کیوں بلائے گا؟ عابر نے اتنی زور سے کہا کہ بات چاندنی کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا، کیوں نوشاد؟ چاندنی نے کالے چاند کو بھی ساتھ لپیٹ لیا۔ ان کا آنا مجھے اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر نوشاد نے فوراً تائید کی مہر ثبت کر دی۔ عابر جب ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے لان کے باہر جا رہا تھا تو راستے میں وقار مل گیا۔ او یار، تم کدھر غائب ہو؟ وقار نے پوچھا۔ عابر نے انتظار کیا کہ وقار ڈاکٹر نوشاد کی فیملی سے ہیلو ہائی کرے گا، لیکن جب اس نے شناسائی کا کوئی تاثر نہ دیا تو عابر نے وقار کا تعارف کرایا۔ انکل، یہ وقار ہیں، میرے دوست۔ جی، وقار نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اور آپ انکل؟ میں ڈاکٹر نوشاد ہوں، آپ کے پاپا کا دوست، ڈاکٹر نوشاد نے کہا۔ عابر جب انہیں چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے وقار سے پوچھا، کیا تم ڈاکٹر نوشاد سے کبھی نہیں ملے؟ یار، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون شخص ہے، ہو سکتا ہے پاپا کا جاننے والا ہو، یہ تو اپنے پورے گھر کو لے کر آیا ہوا تھا۔ وقار نے ہنستے ہوئے پوچھا، تم ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ تب عابر نے تفصیل سے اسے بتایا کہ وہ کیسے انہیں جانتا ہے۔ اچھا، تیرے تو مزے آ گئے، وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں پاپا سے پوچھوں گا اس فیملی کے بارے میں۔ اور جب وقار نے ڈاکٹر نوشاد کے بارے میں اپنے پاپا سے پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، ہاں وہ میرے واقف کار ہیں۔ عابر کو اس بات سے دلچسپی نہ تھی کہ ان لوگوں کو وقار یا اس کے پاپا جانتے ہیں یا نہیں۔ اس خاندان سے اس کی اپنی واقفیت ہو گئی تھی، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ شائستہ نے اگلے دن ہی فون پر اس سے رابطہ کر لیا۔ اس سے چھوٹی بہن فاخرہ کے میسج آنے لگے تھے، یہ زیادہ تر لطیفے کی ہی صورت میں ہوتے۔ عابر کو ان دونوں سے دلچسپی نہ تھی، وہ جسے بات کرنا چاہتا تھا اسے ان لوگوں نے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ ملکہ سے بات کرانے کی کہتا تو وہ خوشی خوشی اس سے بات کرا دیتے، لیکن عابر کو محسوس ہوا جیسے ملکہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اس نے ملکہ سے موبائل نمبر مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس موبائل نہیں۔ یہ اصرار عابر کی سمجھ میں نہ آیا۔ اتنی ماڈرن اور بے تکلف فیملی ہونے کے باوجود گریز، کیا واقعی ملکہ کے پاس موبائل نہ تھا یا اس کی بہنیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے؟ لیکن کیوں؟ ملکہ اس کے دل میں سما گئی تھی، اس کی آنکھوں میں بس گئی تھی، اس کے وجود پر گھٹا بن کر چھا گئی تھی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ محبت بھی کوئی چیز ہے، لیکن محبت چیز کیا ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ملکہ سے ایک ملاقات میں اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ وہ کھلنڈرا لڑکا تھا، لاؤبالی تھا، لیکن اب اس پر سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت کے بارے میں ہر شخص کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ محبت صدیوں سے رائج کسی سکے کی طرح ہے، لیکن محبت میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ کچھ کہتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں محبت کی جاتی ہے۔ محبت ہو جائے تو عشق بن جاتی ہے، محبت کی جائے تو بزنس ہو جاتی ہے جس میں نفع نقصان دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہو جانے والی محبت نفع نقصان سے مبرہ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو وہ یکدم اچھا لگتا ہے یا برا، پھر اس احساس کو گہرا سامنے والے کی خوبیاں کرتی ہیں۔ روح کی ہم آہنگی کے بعد ذہنی ہم آہنگی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ محبت کے معاملے میں مرد کے مقابلے میں عورت افضل ہوتی ہے، افضل یوں کہ اس کی محبت میں گہرائی ہوتی ہے۔ مرد محبت کے معاملے میں پہلے جسم ہوتا ہے، پھر روح، جبکہ عورت محبت کے معاملے میں پہلے روح ہوتی ہے، پھر جسم۔ عورت کی محبت میں جنس کہیں بہت پیچھے ہوتی ہے، جبکہ مرد کی محبت میں جنس سامنے ہوتی ہے اور روح کہیں بہت پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اسے بھولتی نہیں، چاہے وہ اسے حاصل ہو یا نہیں۔ مرد اپنی محبت کو بھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، چاہے وہ حاصل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ بہت اندر ہوتی ہے۔ مرد کو سمجھنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ باہر ہوتا ہے۔ عورت مسکرانے کے باوجود اندر سے رو رہی ہوتی ہے، اور کبھی پلکوں پر آنسو ہونے کے باوجود اندر سے خوش ہوتی ہے، اس لیے پہیلی کہلاتی ہے، لیکن ایسی پہیلی جسے محبت کے ذریعے بوجھا جا سکتا ہے۔ ان دنوں ملکہ عابر کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ عابر کو یاد تھا کہ شادی لان سے رخصت ہوتے وقت اس نے کتنے پیار سے کہا تھا کہ کیا آپ ہمارے گھر آنا پسند کریں گے؟ پھر اس کی تائید چاندنی نے یہ کہہ کر کی تھی کہ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ 10-15 دن گزرنے کے باوجود ادھر سے بلاوا نہیں آیا تھا۔
घर बुलाने की बात तो दूर, उसकी मलका से बात भी नहीं करवाई जा रही थी। बस दोनों बहनें शाइस्ता और फाखरा छाई हुई थी। मैसेजेस भेजे जा रहे थे, मोबाइल पर बात हो रही थी, लेकिन मलका को 7 पर्दों में छुपा रखा था। जब वो मलका से बात करने की कोशिश करता तो बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया जाता, लेकिन बात न कराई जाती। कोई ऐसा बहाना बना दिया जाता कि आबिर की जुबान पर ताला लग जाता। अब आबिर से सब्र नहीं हो रहा था। वो मलका को देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। एक दिन जब इत्तेफाक से मलका से मोबाइल पर बात हो गई तो आबिर ने बड़ी बेकरारी से कहा, मलका तुमसे ना तो बात होती है ना मुलाकात होती है, मैं क्या करूं? आबिर सब्र करें, मलका ने हंसते हुए कहा। वो नहीं जानता था कि उस वक्त मोबाइल का स्पीकर खुला हुआ है और उसकी आवाज़ चांदनी और शाइस्ता भी सुन रही हैं। मलका तुम हंस रही हो, मेरी जान पर बनी है, आबिर ने जज्बाती लहजे में कहा। अल्लाह ना करे कि आपकी जान पर बने, बेशक मेरी जान पर बन जाए, मलका बड़ी लगावट से बोली थी। मैं हंस इसलिए रही थी कि इसके सिवा और क्या कर सकती हूँ। मलका क्या इस वक्त तुम्हारे पास कोई बैठा है? आबिर ने अपना शक रफा करना चाहा। नहीं, मैं तन्हा हूँ, मलका ने चांदनी और शाइस्ता की तरफ देखते हुए कहा। शाइस्ता बाजी मुझे मोबाइल देकर वॉशरूम चली गई हैं। मलका, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? आबिर की बेकरारी सर चढ़कर बोल रही थी। बाहर क्यों? हम घर पर ही मिलेंगे। अम्मी आज ही जिक्र कर रही थी कि आबिर को बुलाना है। वो क्या सोचता होगा कि कैसे लोग हैं? मलका के लहजे में यकीन था। नहीं, मैं कुछ नहीं सोचता तुम्हारे मुतालिक, सोचने से फुर्सत मिले तो और कुछ सोचूं। आबिर एक बात बताएं, सच बताइएगा। यह कहकर मलका ने वक्फा दिया। हाँ पूछो। क्या पूछना है? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। आप बोलते बहुत अच्छा हैं, मलका ने हंसकर कहा। तुम कुछ पूछ रही थी? आबिर उसकी बात जानने के लिए बेकरार था। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि वो कहते कहते एकदम रुकी। पता नहीं मुझे आपसे ये सवाल करने का हक भी है या नहीं। हक की बात ना करो, कहो तो अपने कत्ल का लाइसेंस तुम्हें दे दूं। आबिर ने जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। कत्ल का लाइसेंस ना दें, बस इतना बता दें कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? ये कहते हुए मलका ने शाइस्ता की तरफ देखा। शाइस्ता ने उसे अंगूठा दिखाया, यानी वेरी गुड। हाँ, तुमने सही अंदाज़ा लगाया, मैं वाकई तुम पर मरमिटा हूँ। आबिर ने अपना दिल खोल दिया। आबिर को शाइस्ता पर गुस्सा था। जब भी बात किसी मोड़ पर पहुंचने लगती तो वो कबाब में हड्डी बनकर दरमियान में आ जाती। आज भी यही हुआ था। मलका बात करने पर आमादा थी, बात बढ़ने लगी थी कि वो दरमियान में टपक पड़ी और वो तिल मिलाकर रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मलका से कैसे अकेले में मिले। मलका उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, उसकी आंखों में बसी हुई थी। वो घंटों उसके तसव्वुर में गुम रहता, खुद सवाल करता, खुद ही जवाब देता। नाज़नीन बेटे की बदलती कैफियत को बगौर देख रही थी। वो इस लौबालीपन बेनियाजी से पहले ही तंग थी कि अब इन चीज़ों में मजीद इजाफा हो गया था। आबिर हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा था। पहले वो अपनी शक्ल सूरत और लिबास के मामले में खासा हसास था। अब वो कपड़े इस्त्री करने में घंटों लगाता, कपड़े की एक एक शिकन निकालता। नाज़नीन चीखती रहती, बिजली खर्च हो रही है, इस्त्री जल्दी करो। पर क्या मजाल जो उसके कान पर जू रिंग जाए। वॉशरूम में जाता तो घंटों शेव बनाने और नहाने धोने में लगा देता। नाज़नीन दरवाज़ा खटखटाती रहती, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। अब ये हाल कि शेव बड़ा है तो बड़ा है, जो कपड़े पहन लिए सो पहन लिए, इस्त्री तो दूर की बात, वो कई कई दिन कपड़े न बदलता। एक शाम दोनों माँ बेटी ने उसे घेर लिया। वो आज 4 बजे सोकर उठा था और इस वक्त नाश्ते में मसरूफ था कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पर दाएं बाएं कुर्सियां खींचकर बैठ गईं। आबिर, तुम कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे? साइमा ने बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू कर दी। आबिर ने नजर उठाकर बहन को देखा और बोला, क्या हो गया आपी आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हारी हालत देखकर परेशान हैं। अब तुम 4-4 बजे सोकर उठने लगे हो। अपनी शक्ल देखो, अपने कपड़े देखो, तुम ऐसे तो न थे। साइमा ने शिकवा भरी नजरों से उसे देखा। आबिर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। अभी वो कोई जवाब देने वाला था कि नाज़नीन बोल पड़ी, आबिर खुद को संभालो, हम परेशान हैं, तुम्हारे अब्बू सख्त गुस्से में हैं। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम फिर जाने किस चक्कर में पड़ गए हो। अम्मी मैं मर जाता तो अच्छा होता, आपकी जान छूट जाती और मैं भी सुकून पा जाता। आबिर के लहजे में यकलख्त तलखी दर आई। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया और गुस्से में बाहर निकल गया। साइमा और नाज़नीन एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। ये इसे क्या हुआ?
आबिर घर से सीधा निकलकर वकार के पास पहुंचा। वकार कहीं जाने की तैयारी में था। आबिर को देखकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। कहाँ से आ रहा है? वकार ने उसके हुलिये पर नजर डालकर कहा। घर से, आबिर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। डांट खाकर निकला है? वकार ने पूछा। यार अम्मी और आपी मेरे पीछे लग गई तो नाश्ता छोड़कर निकल आया, आबिर ने बताया। क्या हुआ आखिर? वकार ने पूछा। छोड़ो इन बातों को, मैं इस वक्त तेरे पास एक खास काम से आया हूँ। आबिर के लहजे में परेशानी थी। हाँ बोलो, वकार ने उसकी आंखों में झांका। क्या परेशानी है? क्या डॉक्टर नौशाद के घर का एड्रेस मिल सकता है? आबिर ने गैर मुतवक्को बात की। खैरियत, कोई बीमारी लाहक हो गई तुझे? वकार ने मजाक किया। यार मैं मलका से मिलना चाहता हूँ, वो बड़ी गंभीरता से बोला। तुम मिले नहीं अभी तक? तुम तो कह रहे थे कि मलका ने तुम्हें घर आने की दावत दी है, वकार ने सवाल किया। यार उन लोगों का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, आबिर बोला। क्या कह रहे हैं, कुछ बताओ तो सही। वकार संजीदा हुआ। जवाब में आबिर ने हर बात तफसील से वकार के गोशगुजार कर दी। वकार सारी बात सुनकर बोला, मुझे ये फैमिली फ्रॉड लग रही है, जरा अब्बू से इनके बारे में पूछो, आबिर बोला। मैं उनसे पूछ चुका हूँ, अब बार बार पूछूंगा तो वो मशकूक हो जाएंगे। पूछेंगे कि मुझे डॉक्टर नौशाद से क्या काम है। अबे क्या तू मुझे मरवाएगा? वकार ने हंसकर कहा। अच्छा चल छोड़ यार, आबिर मायूस होकर उठा। वकार कहता रह गया, बैठ तो सही, लेकिन वो रुका नहीं। मायूसी जब हद से बढ़ी तो एक रात उम्मीद की किरण चमकी। वो मलका की याद में खोया हुआ था और मोबाइल उसके हाथ में दबा हुआ था। वो कई बार मिस कॉल दे चुका था, लेकिन शाइस्ता की तरफ से जवाब नहीं आ रहा था। अचानक मोबाइल फोन में लर्जिश हुई। उसने फौरन रोशन स्क्रीन की तरफ देखा। शाइस्ता का नाम देकर उसका दिल खिल उठा। हेलो, उसने बड़े शीरी लहजे में कहा। खुदा का शुक्र है शाइस्ता, आपका फ़ोन तो आया, मैं तो मिस कॉल दे देकर थक गया। जवाब में उधर से जो आवाज़ सुनाई दी, उसे सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। उसने घबरा कर घड़ी पर नज़र डाली। रात के 12 बज रहे थे। मैं डॉक्टर नौशाद बोल रहा हूँ, ड्रामाई अंदाज में कहा गया। डॉक्टर नौशाद की आवाज़ खासी रोबदार थी। आबिर ने फ़ोन पर पहली बार सुनी थी, इसलिए खासा परेशान कर गई थी। अंकल, आप कैसे हैं? आबिर ने अपना लहजा मजबूत करने की पूरी कोशिश की। भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। बस यूँ समझो कि अभी आया हूँ। घर आकर सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। भाई मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इन लोगों ने तुम्हें अभी तक खाने पर नहीं बुलाया। अब तुम ऐसा करो कि कल रात का खाना मेरे साथ खाओ। मैं तुम्हें घर का एड्रेस समझाई देता हूँ, मैसेज भी कर दूंगा। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया, आबिर ने ममनून लहजे में कहा। उधर से कोई जवाब न आया। लाइन कब की कट चुकी थी। आबिर ने मोबाइल की ऑफ होती स्क्रीन को देखा, मुस्कुराया और सोचा, ये डॉक्टर नौशाद आखिर चीज़ क्या है। शाम को जब वो खुशबू में बसा घर से निकलने लगा तो नाज़नीन का माथा ठनका। आज तो उसका अंदाज ही निराला था। निहायत साफसुदा इस्त्रीशुदा कपड़े, ताज़ा बनी हुई शेव, शक्ल पर 12 बजने की बजाय प्राइम टाइम चल रहा था। ये वो आबिर ही ना था। इससे कबल के नाज़नीन उससे कुछ पूछती, वो मुस्कुराता हुआ उनके पास आया और बोला, अम्मी मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं खाना खाऊंगा, हो सकता है वापसी में 1 बज जाए। जाओ लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, नाज़नीन ने कहा। जी अच्छा, आबिर निहायत फर्माबरदारी से बोला और घर से निकल गया। रात गहरी और अंधेरी थी। दूर कहीं गली में कुत्ते भौंक रहे थे। किसी घर की दीवार पर बैठी बिल्लियां रो रही थी। माई पंखी अपने उजाड़ घर के सहन में टहल रही थी। सहन में मुकम्मल तारीकी थी, लेकिन माई पंखी बड़े इत्मीनान से यहाँ से वहाँ तक टहल रही थी, जैसे सहन खूब रोशन हो। रात का 1 बजा था। माई पंखी के टहलने के अमल से जाहिर होता था कि उसे किसी का इंतजार था। अंजू, माई पंखी ने काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली को आवाज़ लगाई। बिल्ली सहन में पड़ी खुर्री चारपाई पर लेटी सो रही थी। माई पंखी की आवाज़ लगाते ही वो इस तरह चौंक कर उठी जैसे कि उसकी आवाज़ के इंतजार में हो। उसने चारपाई पर खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और कूदकर माई पंखी के पास पहुंचकर उसके कदमों से लिपट गई। ओ कर्मो जली, क्या मुझे गिराएगी? माई पंखी ने सफ़ेद बिल्ली को डांटा। जवाब में बिल्ली उसके साथ साथ चलने लगी। माई पंखी बोली, अंजू तू छत पर चली जा और उस वक्त तक नीचे मत आना जब तक मैं तुझे आवाज़ ना दूं। बिल्ली ने फौरन उसकी हिदायत पर अमल किया। पहले वो चारपाई पर चढ़ी,
वहां से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ती हुई दीवार से नीचे छत पर उतर गई। बिल्ली के जाते ही किसी ने दरवाज़ा बजाया। अच्छा, आती हूँ। माई पंखी ने दरवाजे पर पहुंचकर पैर से पत्थर को सरकाया। पत्थर के सरकते ही किवाड़ खोलकर एक शख्स अंदर आया। उसने माई पंखी का सूखा हाथ पकड़कर चूमा, फिर आंखों से लगाया और बोला, रानी जी, मुझे देर तो नहीं हुई? तू पहला है, माई पंखी ने कहा। अभी कोई नहीं आया। मैं पहला हूँ, फिर तो वक्त पर पहुंच गया, उस शख्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। टोपी ड्रामे, तेरा नाम क्या है? माई पंखी ने खुश्क लहजे में पूछा। मेरा नाम शक्कू हलवाई है रानी जी, आप मेरा नाम भी भूल गई। शक्कू हलवाई ने परेशान होकर कहा। तू लड्डू बेचता बेचता इधर कहाँ आ निकला? माई पंखी ने उसके एहतजाज पर कोई तवज्जो न दी। रानी जी, मुझे बड़ा शौक है ये काम सीखने का, शक्कू हलवाई बोला। अच्छा चल झाड़ू लगा, माई पंखी ने कहा। ठीक है रानी जी, जो हुक्म आपका। पर झाड़ू किधर है? शक्कू हलवाई ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा। अंधे उधर देख, कोने में। माई पंखी ने डांटा तो उसकी आंखें खुल गई। कोने में खड़ी झाड़ू उसे साफ नजर आने लगी। तेजी से आगे बढ़कर उसने झाड़ू उठा ली और जल्दी जल्दी सहन में झाड़ू लगाने लगा। माई पंखी चारपाई पर बैठ गई। तारीक रात, सहन में घोर अंधेरा और उसमें दी जाने वाली झाड़ू की खसखस की आवाज। अजब फजा थी उस वक्त घर की। अभी झाड़ू दी जा रही थी कि एक और शख्स घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक नारा मस्ताना लगाया, रानी जी की जय। ओ घोरूमल, चल छिड़काव कर जल्दी। माई पंखी ने उसे देखते ही हुक्म सादिर किया। घोरूमल तेज तेज चलता माई पंखी के पास पहुंचा। उसके पांव छुए और फिर नलके की तरफ बढ़ा। उसका पूरा नलका खोलकर बाल्टी में पानी भरा। इतनी देर में शक्कू हलवाई ने अपनी झाड़ू मुकम्मल कर ली। उसने झाड़ू जहां से उठाई थी वहां रखी और चारपाई के एक पाए के साथ बैठ गया। घोरूमल ने अभी डोंगे से सहन में पानी का छिड़काव शुरू किया था कि सहन में छन छन की आवाज आई। रिंकल आ गई, माई पंखी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। रिंकल पांव में बंधे घुंघरू छनकाती अंदर आई। वो काले कपड़ों में मलबूस थी। सहन में अंधेरा होने के बावजूद वो इत्मीनान से चलती हुई माई पंखी के पास पहुंची। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और खामोशी से चारपाई की पाईती बैठ गई। रिंकल के आते ही घोरूमल ने छिड़काव रोक दिया था। उसके चारपाई पर बैठते ही फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पूरा सहन गीला करने के बाद घोरूमल शक्कू हलवाई के बराबर ईंटों के फर्श पर बैठ गया। उसने जमीन के गीले होने की भी परवाह न की। रिंकल, माई पंखी मुखातिब हुई तो रिंकल ने उसकी तरफ आंखें उठाई, बोली कुछ नहीं। जा रसोई में जाकर जल मसान देख ले। मैंने चढ़ा तो दिया था, माई पंखी ने हिदायत दी। रिंकल एक लफ्ज बोले बगैर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर मिट्टी की हंडिया चढ़ी थी। आग रोशन थी। लकड़ियों से निकलने वाले शोले हंडिया को ऊपर तक अपनी लपेट में लिए हुए थे। रिंकल ने लकड़ियां बाहर खींचकर आग काबू में की। कपड़े से पकड़कर हंडिया पर रखे ढक्कन को उठाया। ढक्कन को उठाते ही बदबू का शदीद भभका बरामद हुआ। रिंकल ने गहरी सांस लेकर उसे खुशबू की तरह अपने अंदर उतारा और वहीं से बोली, रानी जी, जल पक गया। फिर आग बुझा दे, माई पंखी ने जवाब दिया और मुड़कर घोरूमल को देखा और उससे मुखातिब हुई। घोरू, वो तेरी सगी नहीं आई? रानी जी, सुरीली की बात कर रही हैं? घोरूमल ने बड़े इत्मीनान से पूछा। हाँ, माई पंखी ने जवाब दिया। वो मेरी सगी कब है? बतेरा कोशिश करता हूँ पर वो घास नहीं डालती। घोरूमल के लहजे में बड़ी हसरत थी। रानी जी, आप कुछ कर देना। घोरू, वो बहुत हाई पावर की औरत है, तेरे बस की बात नहीं, माई पंखी ने हंसकर कहा। इससे कबल के घोरू कोई जवाब देता, सुरीली अंदर दाखिल हो गई। सुरीली का असल नाम अजरा डेविड था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए माई पंखी उसे सुरीली कहती थी। रानी जी, गुड नाइट। अजरा ने बुलंद आवाज में सलाम किया और माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाकर रिंकल के पास बैठ गई। सुरीली, आज कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। रानी जी, आप जो कहेंगी सुना दूंगी, अजरा डेविड ने सादतमंदी से जवाब दिया। अच्छा, अभी जरा हाजिरी पूरी हो जाए, फिर बताती हूँ क्या सुनाना है, माई पंखी ने कहा। माई पंखी ने इस पार्टी में शरीक होने वालों के अजीबोगरीब नाम रखे हुए थे। ये मजलिस हर माह अमावस की रात मुनक्किद होती थी। यहाँ आने वाले ज़्यादातर काले जादू के माहिर थे। ये हर माह यहाँ आकर अपने अपने तजर्बात बयान करते, माई पंखी से रहनुमाई हासिल करते। उनमें कुछ लोग नए खिलाड़ी भी होते। माई पंखी उनकी उंगली पकड़कर सियाह रास्ते पर चलना सिखाती। यहाँ आने वालों में एक जोड़ा भी शामिल था।
नाम तो उनका रिहाना और शाहिद था, मगर माई पंखी ने उनका नाम गिल्ली डंडा रखा हुआ था। रिहाना लंबे कद की थी जबकि शाहिद छोटे कद का था। उन दोनों ने लोगों के मसाइल के हल के लिए एक आस्थाना बना रखा था, जहां वो बैठकर मजबूर इंसानों को लूटते थे। माई पंखी नीली नामी ख्वाजा सरा को आई हुई कहती थी। उसके बारे में माई पंखी की राय थी कि अगर वो इसी तरह इस्तिकामत से शैतानी अमल सीखता रहा तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देगा। अब लोग तेजी से आ रहे थे। गिल्ली डंडा, आई हुई, अंधेरी रात, छमक छल्लो और न जाने कौन कौन। यहाँ आने वालों पर कोई पाबंदी न थी। पुराने लोगों के साथ नए लोग भी आ जाते थे। देखते ही देखते मकरू चेहरों से पूरा सहन भर गया। माई पंखी ने दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया। घोरूमल उठा, उसने दरवाजा बंद करके पत्थर लगा दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। माई पंखी के इशारे पर रिंकल उठी। उसने डोंगे में जलमसान भरा और अजरा डेविड के हाथ में दे दिया। अजरा ने मौजूद वहां हर शख्स को एक एक घूंट पिलाना शुरू किया। उस बदबूदार मशरूब को जो भी पीता, उसके अंदर का शैतान जागकर उठ बैठता। जलमसान के बाद एक एक करके अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात उन पुख्ताकार शैतानों ने बयान करना शुरू की। माई पंखी ने हर एक को अपनी हिदायत और माहिराना मशवरों से नवाजा। अभी ये शैतानी समारोह यानी मजलिस इख्तिताम पजीर होने वाली थी कि किसी ने बड़े जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। माई पंखी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये अजीब अंदाज की दस्तक थी। गली में शोर भी सुनाई दे रहा था। भागदौड़ सी मची हुई थी। माई पंखी अभी अंदाजा ही लगा रही थी कि बाहर कौन लोग हैं। इतने में आवाज आई, पुलिस आई है, दरवाज़ा खोलो। पुलिस? माई पंखी ने हैरत से दोहराया। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि पुलिस उसके दरवाजे पर भी आ सकती है। रानी जी, पुलिस यहाँ क्या करने आई है? रिंकल और अजरा डेविड उसके करीब सिमट आई। माई पंखी उस बात का जवाब देने की बजाय किसी कमांडो की तरह एक्शन में आ गई। उसने छत पर मौजूद अंजू की तरफ तवज्जो की और बगैर होंठ हिलाए हुक्म दिया, अंजू, इसे रोक। अंजू ये हुक्म सुनते ही फौरन खड़ी हो गई। उसने छत से दीवार की मुंडेर पर छलांग लगाई, वहां से जकंद भरती दरवाजे की दीवार पर आई और पुलिस वालों पर छलांग लगा दी जो दरवाजे पर खड़े किवाड़ खोलने की कोशिश में थे। अंजू ने चश्मे जदन में एक के मुंह पर पंजा मारा, दूसरे की गर्दन पर खुर नोचा। दोनों पुलिस वाले घबराकर पीछे हटे। इस नागहानी आफत ने उन्हें बौखला कर रख दिया। वो पीछे खड़े सिपाहियों पर गिरे तो इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने उन पर टार्च डाली और गुस्से में पूछा, ओए क्या हुआ? साहब जी, किसी चीज ने पंजा मारा है, एक सिपाही ने कहा। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने जब टॉर्च की रोशनी में दोनों के चेहरों का मुआयना किया तो दोनों को जख्मी पाया। एक की गर्दन से कान तलक खून छलक रहा था तो दूसरे के गाल पर खून की लकीरें मौजूद थी। अंजू अपना काम करके जा चुकी थी। ओए तू तोड़ दरवाजा, दिलदार बख्श ने हुक्म दिया। माई पंखी को बस इतनी ही मोहलत दरकार थी। जब उसने दरवाजे को बुरी तरह हिलते हुए देखा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे कबल कि वो खुद दरवाजा खोलती, पत्थर सरक चुका था। एक किवाड़ खुलते ही पुलिस वाले सैलाब के रेले की तरह अंदर आ गए। दरवाजे के सामने माई पंखी किसी मुजस्समे की तरह खड़ी थी। घुप अंधेरे में माई पंखी के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो चंद लम्हों के लिए दिलदार की समझ में नहीं आया कि उसके सामने कौन खड़ा है। काले लिबास में माई पंखी अंधेरे का हिस्सा थी। फिर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सामने वाले को खौफ में मुब्तला कर देती थी। ओए रब नवाज, देख कोई जाने ना पाए, दिलदार ने चिल्लाकर कहा। सर जी, आप फिक्र ना करें। रब नवाज अपने चेहरे पर होती जलन की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ा और दिलदार बख्श माई पंखी का जायजा लेने लगा। यह मकान ही कितना बड़ा था। 2-4 मिनट के बाद रब नवाज पूरे मकान की तलाशी लेकर आ गया और बोला, सर जी, घर में तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? दिलदार बख्श ने माई पंखी के चेहरे पर टार्च डालते हुए कहा, ओ काली माई, किधर है जुआरी? हमें पता चला है कि तू जुए का अड्डा चलाती है। ओ काका, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तू जरा मेरी उम्र देख और अपना इल्जाम देख। माई पंखी ने बड़ी बुर्दबारी से कहा। अच्छा। दिलदार बख्श ने एक मर्तबा फिर उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। उसने बड़े बड़े मुजरिम देखे थे, लेकिन माई पंखी उसके गले से नहीं उतर रही थी। वो रबनवाज से मुखातिब हुआ, तू जरा इस काली माई का ध्यान रख, मैं जरा खुद घर का जायजा लेता हूँ। दिलदार बख्श ने घर का चप्पा चप्पा देख डाला, लेकिन घर में बंदा बशर तो दूर की बात है, कोई मशकूक चीज भी ना मिली। और अब नवाज, तुम्हारी रिपोर्ट कच्ची निकली।
दिलदार बख्श ने माई पंखी के सामने खड़े अपने मातहत रब नवाज से मुखातिब होकर कहा, सर जी मेरी रिपोर्ट पक्की थी। रब नवाज ने पूरे एतमाद से कहा, यहाँ मशकूक लोगों का आना जाना है। चलो फिर उठाओ इस माई को, थाने ले चलो। दिलदार बख्श हुक्म देता हुआ बाहर निकल गया। चल माई मेरे साथ, रब नवाज बोला। मेरा कसूर क्या है? माई पंखी ने पूछा। अपना कसूर तो खुद ही बताएगी, पता नहीं तुझे बुढ़ापे में क्या सूझी है। रब नवाज ने उसकी कलाई पकड़ी और खींचता हुआ बाहर ले चला। ओ काका मेरा हाथ छोड़ दे, माई पंखी ने कहा। देख मेरी बात सुन। ओ माई अब तेरी बात थाने चलकर सुनूंगा। रब नवाज उसकी कलाई पकड़े दरवाजे तक ले आया। अरे एक मिनट मेरी बात सुन ले। माई पंखी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। चल बोल, कुछ पैसे वैसे की पेशकश करना चाहती है तू? रब नवाज हंसकर बोला। नहीं, मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी। तेरी रिपोर्ट तो कच्ची निकली, अब तो मुझसे अपने बारे में पक्की रिपोर्ट सुन। माई पंखी ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि दिलदार बख्श गाड़ी में बैठता बैठता रुक गया, वापस पलट आया। हैं माई, तू तो पुलिस वालों की भी बाप निकली। और अब नवाज जरा इसकी रिपोर्ट तो सुन, अगर पक्की निकली तो इसे अपनी मखबर बना लेना। दिलदार बख्श तफरीही मूड में आ गया। ठीक है सर जी, रब नवाज ने कहा। फिर माई पंखी से मुखातिब हुआ। चल माई अपनी रिपोर्ट पेश कर, पहले मेरा हाथ छोड़, माई पंखी ने कहा। ये ले। रब नवाज ने उसका हाथ छोड़ दिया। भागने की कोशिश मत करना। मैं बुढ़िया कहाँ भागूंगी, ये मेरे भागने की उम्र है क्या? माई पंखी बोली। अच्छा माई हमारा वक्त ज़ाया ना कर, जो बोलना है जल्दी बोल। दिलदार बख्श ने मुदाखलत की। तुम्हारी 2 बीवियां हैं? माई पंखी ने रब नवाज से पूछा। हाँ हैं। तो इस बारे में सारी दुनिया जानती है। रब नवाज ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। काका क्या तू अपनी छोटी बीवी के बारे में कुछ जानता है? हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बीवी है वो। रब नवाज ने किसी कदर तलखी से जवाब दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। तेरी छोटी बीवी के बारे में मैं जो कुछ जानती हूँ, क्या वो इन सबके सामने बता दूं या अकेले में सुनेगा? माई पंखी ने सवाल किया। ना ऐसी क्या बात है, तू सबके सामने बोल। रब नवाज ने मुतफक्कुर लहजे में जवाब दिया। काका फिर सुन, तेरी बीवी का नाम तबस्सुम है, तूने उसे धर्मपुरे में रखा हुआ है। शादी को 1 साल हुआ है, वो तन्हा रहती है। शादी की है तो उसके साथ रह, तन्हाई उसके लिए जहर है, उसके अंदर आग भरी है। बाज औरतें सिर्फ शरीर होती हैं, जिस्म होती हैं, हर वक्त शोलों में घिरी रहती हैं। काका एक पूरा फायर ब्रिगेड भी उनकी आग नहीं बुझा सकता। जाकर देख इस वक्त क्या कर रही है वो। अब क्या पड़ोस में रहने वाले उस लड़के का भी नाम बताना पड़ेगा? चल बताए देती हूँ, फैयाज है उसका नाम। माई पंखी इतना कहकर खामोश हो गई। उसके इस इंकिशाफ ने ASI रब नवाज के तन बदन में आग लगा दी। इतने लोगों के सामने उसकी सख्त तौहीन हुई थी। वो भिन्ना के बोला, सर जी आप इस बुढ़िया को लेकर थाने चलें, मैं ज़रा घर का चक्कर लगाता हूँ। अगर इसकी रिपोर्ट कच्ची निकली तो फिर थाने में आकर इसका गला दबाऊंगा। ओए रब नवाज तुम किस चक्कर में आ रहे हो? ये बुढ़िया मुझे 1 नंबर की चिलत्तर लगती है। दिलदार बख्श ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं, समझ भी नहीं सकता था। माई पंखी ने जो बातें की थी वो 100% सही थी। बस अब उसकी आखिरी बात की तस्दीक बाकी थी, लिहाजा वो रुका नहीं। उसने मोटरसाइकिल दबाई और तफ्तीश पर निकल गया। चल माई, दिलदार बख्श ने रब नवाज के जाने के बाद कहा, तूने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। माई पंखी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोशी से उसके साथ चल दी। दिलदार बख्श को उस बुढ़िया ने मखमसे में डाल दिया था। रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक माई पंखी के घर में 20-25 आदमी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी बरामद नहीं हुआ था। अगर वो इस घर में मौजूद थे तो कहाँ गायब हो गए थे, या फिर रिपोर्ट गलत थी? रब नवाज अपनी रिपोर्ट पर मुसिर था कि पक्की है। थाने पहुंचकर दिलदार बख्श ने उसे 2 सिपाहियों की तहवील में दिया कि इसे कमरे में बिठाएं और निगरानी रखें। फिर वो अपने काम निपटाकर उस कमरे में आया जहां माई पंखी बैठी थी। कमरे की रोशनी में दिलदार ने माई पंखी को ऊपर से नीचे तक भगोर देखा। माई पंखी के चेहरे पर उसे कोई घबराहट या परेशानी नजर नहीं आई। वो उससे कोई सवाल करने वाला था कि माई पंखी ने पहल कर दी। वो बोली, काका तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? हमें तेरे खिलाफ रिपोर्ट मिली थी। मैं तुझे बता चुका हूँ कि तेरे घर में मशकूक लोगों का आना जाना है। इस वक्त भी आदमियों की मौजूदगी की मुखबरी हुई थी। क्या वो लोग हमारे आने से पहले जा चुके थे? क्या तुझे पुलिस की आमद की इत्तला हो गई थी? दिलदार बख्श ने सवाल किया। काका तेरे लोगों ने तो खुद मेरा पूरा घर छान मारा। मेरे घर में कोई होता तो मिलता ना।
माई पंखी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, माई तो इस तरह नहीं उगलेगी। रब नवाज आ जाए जरा, फिर तुझे सीधा करता हूँ, दिलदार गुस्से से बोला। हाँ कर ले, इंतजार में बैठी हूँ। जब वो आएगा तो तू मुझे छोड़ने और उसे हथकड़ी डालने पर मजबूर हो जाएगा, माई पंखी ने पूरे यकीन से कहा। दिलदार ने उसे सख्त नजरों से घूरा। ज्यादा बकवास ना कर, तुम मुझे कोई पागल औरत मालूम होती है। रब नवाज ने खामखा मेरा वक्त जाया किया, ये कहकर वो खड़ा हो गया। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया को लॉकअप में डाल दो और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे शिद्दत से रब नवाज का इंतजार था। 4 बजे के करीब रब नवाज थाने की हदूद में दाखिल हुआ। उसने मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी की और फिर मरे कदमों से चलता दिलदार बख्श के कमरे में दाखिल हुआ। हाँ रब नवाज, क्या हुआ? दिलदार ने बेकरार होकर पूछा। बहुत कुछ हो गया सर जी, रब नवाज ने इंतहाई दुख से कहा। क्या मतलब? तेरी तबीयत तो ठीक है? रब नवाज ने कंधे से रिवॉल्वर उतारा, कमर से अपनी पेटी निकाली। पेटी और रिवॉल्वर उसने दिलदार बख्श की मेज पर रखा और बोला, खेल खत्म हो गया। वो माई बिल्कुल सच्ची निकली, बड़ी पक्की रिपोर्ट दी उसने। अरे हुआ क्या है, कुछ बोल तो, दिलदार बख्श परेशान होकर बोला। सर जी मैं दोनों को मार आया हूँ, रब नवाज ने शिद्दत गम से कहा। आप मुझे गिरफ्तार कर लें, हथकड़ी डाल दे मेरे हाथ में, मैंने 1 नहीं 2 खून किए हैं। सर जी मेरी बीवी बेवफा निकली। मैं जब घर में कूदा तो वो दोनों बेखबर सो रहे थे, मैंने सोते में ही दोनों को गोली मार दी। ये तूने क्या किया रब नवाज? क्या तू जानता नहीं कि फांसी चढ़ जाएगा? दोस्तों ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।